पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें लेक्चर 20 है, लेक्चर 20। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 का डिस्कशन कर रहे थे, जो एनसीईआरटी किताब में इस तरह दिया हुआ है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड डिस्कस किए थे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको यहाँ पर किताब से लेकर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर 7.1.7 केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें नोट कर रही है। In case of nitrogen, oxidation state from +1 to +4 undergoes disproportions in acidic medium, only। केवल एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन का जो कोई कंपाउंड होगा +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो डिस्प्रपोर्शन करेगा, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें बढ़ेगा भी और घटेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 3HNO2। देखिए यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो +1 से +4 के बीच में है। अब ये जो एक बार ऑक्सीडेशन करेगा 2NO, ये हो गया इसका +H2O। अब यहाँ पर इसका +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से +2 घट गया, रिडक्शन हो गया, +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब कि ये जो है डिस्प्रपोर्शन किया, नाइट्राइट है, नाइट्रस एसिड इस तरह से बोलते हैं हम लोग इसको। एक पॉइंट हो गया नोट में नाइट्रोजन से रिलेटेड। अब फॉस्फोरस से रिलेटेड बात करेंगे, दूसरा पॉइंट। इन केस ऑफ फॉस्फोरस, याद रखना इस बात को, पूछता है, किताब में लिखा हुआ है phosphorus। In case of phosphorus, oxidation state from intermediate जैसे हम लोग बोलेंगे सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3, यानी -2 to +4, इतना हुआ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से +4, ना हाईएस्ट ना बिल्कुल लोएस्ट। लोएस्ट में कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाईएस्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। undergoes disproportion in acidic medium, as well as in alkaline, यानी बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। अब हमको इस तरह सवाल पूछ देता है कि इसमें से कौन कंपाउंड जो फॉस्फोरस का है एसिडिक में या बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शन करेगा। तो ये सब लिखा रहता है हम लोग को, तो सवाल में दिया रहता है, हम लोग उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के समझ सकते हैं कि -3 नहीं हो, है ना, +5 नहीं हो, तो बाकी जितना ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का होगा -2 से लेके +4 तक में जो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सभी डिस्प्रपोर्शन करेगा। अब उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, यहाँ पर इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बढ़ के हो गया H3PO4,
+5 प्लस PX3 -3, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब इस तरह से हम लोग जो है इसको बैलेंस करेंगे। ये बार है कि ये बैलेंस हो गया। ये फास्फोरस एसिड जो एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में डिस्प्रोपोर्शन कर गया। ये एक एग्जांपल हो गया फास्फोरस से रिलेटेड, इस किताब में नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब इसका हम लोग बॉन्डिंग डालना चाहते हैं, बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन पर एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग, 2s जोड़ा लगा हुआ है, 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये कोऑर्डिनेशन के लिए जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। ये तीनों जो है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग कहेंगे जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसका कोवैलेंसी 3 हो जाएगा। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, but maximum कोवैलेंसी 4 हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उसको हम लोग। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम, ये अमोनियम आयन बनता है, ये N2O5, 2 तरह के एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम में क्या करता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये अमोनिया ये बेस होता है, ये कोऑर्डिनेट कर देता है हाइड्रोजन प्लस, ये 4 हो गया इसका कोवैलेंसी। N2O5 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, इस तरह से बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाएगा, एक लोन पेयर ऑक्सीजन को जाएगा। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन इसका हो गया 4 हो गया, कोवैलेंसी 4 मैक्सिमम हो गया। नाइट्रोजन में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन has no vacant d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं, so no extension, so does not achieve covalency 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। तो इसी से हमको ये समझ में आता है। फिर आगे टॉपिक है इसमें एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है 5 कोवैलेंसी अचीव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ये नाइट्रोजन का लिमिटेशन हो गया। सो नाइट्रोजन does not form NCl5 but form NCl3। NCl3 बना सकता है लेकिन NCl5 नहीं बना सकता है क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अब नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अब नेक्स्ट यहाँ नोट करके लिखेंगे। नाइट्रोजन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, छोटा एटम है, इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फॉर्म p pi bonding with itself, एक नाइट्रोजन के साथ
and other atom as कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन, किसी के साथ बना सकता है। इस तरह से नाइट्रोजन कार्बन के साथ बना सकता है, ये सब बना सकता है। अब हम लोग कहेंगे इसका जो ओवरलैपिंग होता है, जो 2p जो बॉन्डिंग होता है, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटर होता है, डिफ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है बहुत प्रॉपर्ली होता है, बहुत गहराई से होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब एक पॉइंट हो गया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन NN ट्रिपल बॉन्ड बना करता है कि अगर ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अगर इस तरह से बनाता है, इस पर लोन पेयर होगा, तो इसका रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन दैट बिकम नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट weaken नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर रिपल्सन जो है, नाइट्रोजन बहुत छोटा एटम है, क्लोज से लोन पेयर रिपल्सन होता है, तो ये जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को कमजोर कर देगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन इस रिपल्सन के अगेंस्ट में, सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट, ये N2 फॉर्म रहता है, इसलिए ये गैसियस अवस्था में रहता है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन सिर्फ गैसियस फॉर्म में रहता है, इसका कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं होता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट नहीं होता है, कोई कैटनेशन नहीं होता नाइट्रोजन के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैसेस, ये नाइट्रोजन जो है गैस के एग्जिस्ट करता है, नो एलोट्रॉपिक फॉर्म, कोई एलोट्रॉपी नहीं शो करता नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट है गैसेस, नो एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन नो कैटनेशन प्रॉपर्टी, नो कैटनेशन प्रॉपर्टीज, कोई कैटनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता नाइट्रोजन के अंदर, इसमें कोई वैकेंट भी ऑर्बिटल नहीं होता है। इतना जो हम लोग नाइट्रोजन से रिलेटेड डिस्कस किए, ये नाइट्रोजन का अपना केमिस्ट्री भी हुआ, और बाकी ग्रुप 15 का जो रेस्ट एलिमेंट है उससे नाइट्रोजन का डिफरेंट भी हुआ। तो हम लोग जितना एबव डिस्कशन हुआ, एबव पॉइंट्स, एबव डिस्कशन जो भी हुआ, डिस्कशन आर एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर भी हुआ कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट है और ये सिंगल बॉन्ड बना नहीं रहता है, N2 के रूप में रहता है, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब हम लोग जैसे पढ़ते हैं किसका आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप का सबसे ज्यादा है, ये सब इसका एनोमेलस बिहेवियर हुआ, और जो इम्पोर्टेंट एनोमेलस बिहेवियर हुआ यही हुआ। अब इसके इनकाउंटर हम चलते हैं, आगे बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस तो हम लोग जानते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझा जाए। नियॉन हो गया, इसका वैलेंस है 3s, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 3px, 3py, 3pz, इस तरह से हुआ। अब हम लोग कहेंगे इसमें 3d वैकेंट भी है, 3d वैकेंट
एक ऑर्बिटल लेते हैं, इससे 5 ऑर्बिटल होता है, उसको भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तभी ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसमें एक्साइटेड हो चला जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा। तो कोवैलेंसी जो इसका होगा, कोवैलेंसी 3 भी होगा 5 भी होगा, और उसे एक्सटेंशन भी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लोन पेयर कर लेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें ग्रुप मतलब पीरियड थर्ड से जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है, और भी कोई ग्रुप जो होता है का एलिमेंट जो होता है, तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बाकी सभी में रेस्ट एलिमेंट्स have vacant d orbital, so कोवैलेंसी 5, इसलिए इसका कोवैलेंसी, सो कोवैलेंसी वेरिएबल हो जाएगा, 3 भी होगा 5 भी होगा, है ना। तो PCl3 कोवैलेंसी 3, PCl5 कोवैलेंसी 5 एग्जिस्ट। अब हम लोग कहते हैं कि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस जो होता है, हम लोग फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट, क्योंकि फॉस्फोरस एक बड़ा एटम है, इसका जो लोन पे रिपल्सन होगा वो कमजोर होगा। since phosphorus is larger in size, lone pair repulsion are weak, लोन पेयर रिपल्सन जो है बहुत कमजोर होगा, इसलिए मतलब सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो फास्फोरस का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये इस तरह से बन जाता है, ये इस तरह से। हम लोग बोल सकते हैं फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बने। तो ये जो p ऑर्बिटल है जो आगे इसमें है, d पाई और d पाई ओवरलैपिंग होता है, इसका ओवरलैपिंग बहुत कमजोर होता है, इसके एक्सटेंट ओवरलैपिंग बहुत कम होता है, इसलिए ये पाई बॉन्ड बनाने में बहुत सक्षम नहीं है। तो ये d पाई बॉन्डिंग होता है, d पाई है ना, डू नॉट एग्जिस्ट, ये सब नहीं होता है। तो रेस्ट एलिमेंट जो है जो आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये सब जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसके साथ करता है, तो d पाई p पाई तरह का बॉन्डिंग करता है। तो रेस्ट एलिमेंट फास्फोरस इंक्लूडिंग एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के जो रेस्ट एलिमेंट है ये सभी, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बोलेंगे रेस्ट एलिमेंट फॉर्म्स p pi d pi and d pi बॉन्डिंग, ये इस तरह बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब जो पाई बॉन्ड होता है इसका कमजोर पाई बॉन्ड होता है, जैसे हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, ये जो बॉन्ड हो गया ये यहाँ पर d पाई p पाई बॉन्ड, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम लोग सीखते हैं H ये हो गया। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें एनोमैलस बिहेवियर हो गया नाइट्रोजन का और फास्फोरस के बारे में हो गया। तो थोड़ा सा कैटनेशन जो है नाइट्रोजन से बेटर है फास्फोरस का, वो बड़ा साइज होने की वजह से, जब साइज छोटा होता है तो बॉन्ड उसका मजबूत होता है, लेकिन छोटा साइज होने के बाद भी नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड मजबूत नहीं है। ये रीजन है कि लोन पे रिपल्सन होता है, और फास्फोरस बड़ा है लेकिन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बड़ा साइज में लोन पेयर का रिपल्सन कम होता है तो उसका सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर जाता है। तो
फास्फोरस P4 के रूप में रहता है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, ये सब इसमें डिफरेंट एलोट्रॉपी इसीलिए शो करता है। अब इसमें हम लोग अब आगे स्टडी करते हैं, जो हम लोग रिएक्टिविटी में बात को करेंगे, ये और क्लियर होगा। हम लोग अब इसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं, केमिकल रिएक्शन इसका किस तरह से होता है। हम लोग अब रिएक्टिविटी वाला पॉइंट पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी। इसमें हम लोग पहला पॉइंट रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जितना ग्रुप 15 एलिमेंट है, ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स react with hydrogen to form hydride MH3। यहाँ पर M ले, 2M प्लस 3H2 2MH3, यह हाइड्राइड हो गया। अब इस तरह से हम अमोनिया, फॉस्फीन और ये BH3। अब सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको। तो हाइड्राइड बनाया NH3, सभी -3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो अब हम लोग इसका स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ MS3 हाइड्राइड decreases down the group, down the group। ग्रुप में ऊपर से नीचे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो घटता है, since MH bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy decreases, बॉन्ड डिसोसिएशन उसको तोड़ने का जो रिक्वायरमेंट एनर्जी का है वो घटते जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। इस वजह से हम लोग स्टेबिलिटी इस तरह से लिखेंगे, NH3 PH3 ASS3 SBH3 BIS3, ये थर्मल स्टेबिलिटी हुआ। थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ of a reducing agent of MH3 हाइड्राइड। हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, strength of reducing agent increases down the group,
ये हो गया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये आप ऊपर से नीचे बढ़ने पर स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों घटता है? अब इसके पीछे रीजन है, देखिए कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एक मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है वो मेटल हाइड्राइड का रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी भी हाइड्राइड को रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए वो मेटालिक कैरेक्टर से जुड़ा होता है। हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर increases down the group, down the group। मेटालिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे बढ़ता है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बढ़ता है। अब इसमें से कुछ हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस पढ़ेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस तीसरा पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये जो MS3 है, इस तरह से जो हम लोग पढ़ते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देता है, सो एक्ट एज लुईस बेस। ये लुईस बेस है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस का यहाँ पर जो मतलब कि हम लोग डिसीजन करेंगे, तो जैसे लोन पेयर कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे छोटा एटम में लोन पेयर है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो प्रोवाइड होना इजी होगा। तो दैट मीन्स कि ऊपर से नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, तो लोन पेयर स्प्रेड रहता है, स्प्रेड रहता है, तो जो एसिड को देना है वो आसान नहीं होता, फिर मुश्किल हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। तो इस रीजन से हम लोग ये बोलेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ जो बेस है, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस decreases down the group, ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि साइज बढ़ता है तो लोन पेयर स्प्रेड रहता है, उसका जो क्लाउड है वो फैल जाता है। हम लोग ड्यू टू इंक्रीज इन साइज लोन पेयर electrons are diffused हो जाता है, लोन पेयर फैल जाता है, स्प्रेड भी लिख सकते हैं हम लोग, स्प्रेड कर जाता है। इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस जो ऊपर से नीचे है वो घटता है। लेकिन अगर एक आदमी जो लेमन पीपुल है और जो थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट रखता है, तो वो ये समझेगा कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर कैसे देगा। तो लोन पेयर देने का एक अलग फंडा होता है कि वो अवेलेबल होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइड, जिस तरह से वो प्रोवाइड है। जैसे हम मतलब किसी चीज को किसी को देना है तो हमारे सामने अवेलेबल है, हवा पकड़ के हाथ से हम किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे जेब में अगर कोई चीज है, कोई सॉलिड है, कोई चीज है, तो उसको हम दे सकते हैं। वही कहता है कि मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड सिस्टम में फैल जाता है, साइज बढ़ने की वजह से एसिड को मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है, लुईस बेस जो है, ऊपर से नीचे साइड आने के बाद जो है घटता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब हम लोग चौथा पॉइंट इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे हम अमोनिया पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, ये अमोनिया हो गया, इस तरह से हो गया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो बॉन्ड एंगल है
107 डिग्री करीब। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आए PH3 KSH3, ये जो है SB, ठीक है, दो लेते हैं हम लोग, SBH3 भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इस बात को। इसका जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को करना है। SBH3 ये करीब करीब बराबर होता है। तो हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के रेंज में होता है। इसमें आपको 93 होता है। SBH3 भी ले लिया जाए, PH3 ASH3 SBH3, यहाँ पर 93 डिग्री, 91 डिग्री, 91 डिग्री, रेंज में हो गया कि 90 डिग्री के एवरेज में आया। तो जो p ऑर्बिटल का बॉन्डिंग होता है, p ऑर्बिटल का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन है। इसका जो बॉन्डिंग है ये नॉट sp3, नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, formed by प्योर ऑर्बिटल। ये प्योर ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका एंगल इस तरह से होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को देखना है कि किस तरह से आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो इसमें रेंज होता है इस तरह से, ये हम इसके कॉन्सेप्ट को सिखाए कि क्या बॉन्ड एंगल का इसका कॉन्सेप्ट है बनने का। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज होता है ये BH3 का सबसे ज्यादा, SBH3, उसके बाद NH3, तब PH3, तब ASH3, तब हुआ PH3। ये बॉइलिंग पॉइंट का रेंज हो गया। ये बड़ा साइज है, मोलर मास ज्यादा है ना, ड्यू टू हाई मोलर मास, so extent of van der Waals force greater। इसमें जो van der Waals फोर्स का एक्सटेंट है बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सरफेस एरिया बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। ये तो बहुत छोटा है, ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन। ये पूछता है एग्जाम, ये छोटा होने के बाद भी ये फास्फोरस से, आर्सेनिक से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से होता है। ये हम लोग हाइड्रोजन से जो रिएक्शंस हुआ इसका हम लोग स्टडी किए है ना, कि ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इस तरह से हम लोग स्टडी किए। तो इस ग्रुप में जितना हाइड्राइड है वो हाइड्राइड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हुआ फॉस्फीन का ये, और सबसे ज्यादा हुआ बिस्मथ का। तो ये रीजन हो गया, इसको हमको जानना है। अब इसमें जो फॉर्मेशन है, जैसे इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, 107 डिग्री एंगल है, और ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं बॉन्ड एंगल घटता है। ये प्योर ऑर्बिटल के बॉन्ड एंगल के रेंज में आता है। हम लोग कहते हैं कि इस सब पर जो चीज का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो इसमें जो है फॉर्मेशन में, इसके फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब ये फॉस्फीन है और ये अमोनिया है, सेम लगता है, आदमी इसमें भी sp3 बोलेगा, इसमें भी sp3 का, लेकिन जो बॉन्ड एंगल का जो रेंज है वो हमको कॉन्सेप्ट देता है कि इसमें प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होकर शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसमें कोई sp3 हाइब्रिडेशन का स्कोप नहीं है। दैट्स ऑल टुडे। फिर आप ये रेगुलर आपको जो है पूरा वीडियो मिलेगा,
फिर कल से इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन रहा था, ये रेगुलर रहेगा। आप बच्चे को फायदा पहुंचाना है तो आप लोग इसको सीरियसली देखिए। ये 12th वाला पोर्शन ये आपका है ग्रुप 15। आप जो है बुक फर्स्ट 12th की किताब से आप ये स्टडी हो रहा है। इसमें 2 वीडियो बन चुका है अभी तक में, ये ग्रुप 15 में। अभी ये लंबा डिस्कशन है, रेगुलर 2-2 वीडियो इसमें इंशाल्लाह जारी करेंगे हम। और जो टारगेट बैच के बच्चा है उनको बहुत फायदा पहुंचाना है, इसकी कोशिश करना है, और सारा सभी कल से किया जाएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।